इतिहास को हम मुख्यतः तीन खंड में बांट सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि और एक हो जाएगा ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक का मतलब है लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होना, पुरातात्विक साक्ष्य का उपलब्ध होना, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य जो है उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य जो है उपलब्ध नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हो जाएगा पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं कि साक्ष्य तो उपलब्ध है पर पढ़ा नहीं जा सकता। लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत आपको जो चैप्टर आने वाला है ये सिंधु घाटी सभ्यता आएगा, वैदिक संस्कृति है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों जो है साक्ष्य उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। और यह काल जो है पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर करता है। इसी प्रकार आप पाषाण काल में देखेंगे तो पाषाण काल को कैसे डिवाइड किया गया है। तो पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। सबसे पहले क्या होगा पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, प्रारंभ से लेके 1,00,000 ईसा। उसके बाद सेकेंड पे आप आएंगे तो आएगा मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। और इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, 1,00,000 ईसा पूर्व से लेके 40,000 ईसा। उसके बाद आता है उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल जिसका टाइम पीरियड 4,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक होगा। उसके बाद जब आप यहाँ आते हैं तब आएगा पाषाण काल, यानी कि प्रारंभ से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक, यानी कि पूरा पाषाण काल को ही यहाँ 3 भागों में बांटा गया था। और उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल जिसका टाइम पीरियड जो है 10,000 ईसा पूर्व से लेके 5500 ईसा पूर्व तक रहा है। और उसके बाद नव पाषाण काल आता है जिसका टाइम पीरियड 5500 से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक। तो प्राचीन भारत के इतिहास से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं और में जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में प्रथम पूछा गया था कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन कहाँ से प्राप्त हुए। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। इसको आप 2x करके देख लीजिएगा, इससे टाइम का आपका बचत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेहरगढ़। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन कृषि का जो है प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना गया है, जो 7,000 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव के क्षेत्र हुआ करता था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल जो है 85 ईसा पूर्व मानते हैं, लेकिन नवीनतम खोजों के आधार पर उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा दे और यहाँ से 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 9,000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर प्रश्न का बन जाता, प्रश्न का सही आंसर क्या बनता, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। देखिए ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है। क्या क्या मिलता है कैल्कोलिथिक में, एक तो तांबा के औजार और दूसरा पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन देखने को मिलता है, उसे हम ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कहते हैं, यानी कि कैल्कोलिथिक युग के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण युग। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो है किस रंग का प्रयोग हुआ करता था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, लाल रंग का। यानी कि हड़प्पा वासी जो है मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण किया करते थे।
प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाल का प्रयोग किया जाता था। प्रारंभिक हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का जो है प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को हम दो श्रेणी में बांटते हैं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरा होगा चित्रित मृद भांड। एक क्या हो जाएगा बिना डिजाइन वाला, दूसरा क्या होगा चित्रित मृद भांड। और मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिसको पकाने पर यह क्या होता था हल्का जो है भूरे लाल रंग का रूप जो है ग्रहण कर लेता था। और इन मृद भांडों के ऊपर से लाल रंग की पुताई की जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार के चित्रकारी किया जाता था। तो सही आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल रंग। क्वेश्चन में आगे देखिए कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। अभी हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए हैं कि सिंधु सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल का निर्धारण जो है पठनीय लेखन के आधार पर लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि भारतीय संस्कृति में 2500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को आद्य ऐतिहासिक माना जाता है। और सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल का ही एग्जाम्पल, जैसा कि हमने शुरू में भी बताया। क्वेश्चन में आगे देख लीजिए कि क्वेश्चन में आगे करा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रहा है, तो क्या होगा पक्की ईंट से बनी इमारत। और भी इम्पोर्टेंट रहा है, क्या क्या रहा है देखिए, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो है नगर नियोजन को माना जाता है। और यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार और स्नानागार जो है प्रमुख है। और इसकी सतह पर पक्की ईंटों का जो है उपयोग किया जाता था, जिसे जिप्सम या मोटार्स द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन में आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा लोथल। इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर लोथल। यानी कि हड़प्पाई नगर लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है हड़प्पा कालीन बंदरगाह जो है प्राप्त हुआ। तो सही आंसर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो अभी हमने डिस्कस किया, क्या हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। तो हड़प्पा का ही स्थल जो है गुजरात, लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है बनावली से टेराकोटा का हल जो है प्राप्त हुआ है। बनावली पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कहाँ है, तो ये कहाँ है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पड़ता है, जहाँ से टेराकोटा जो है हल, टेराकोटा का हल जो है प्राप्त हुआ है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, निम्न में से किस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेतों का निशान मिला है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों का जो है साक्ष्य जो है देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबारा का साक्ष्य मिला है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे जो है स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है। और हरियाणा के फतेहाबाद जिले से बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति जो है मिली है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए,
क्वेश्चन नंबर 10 का है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खनन से संबंधित नहीं है। देखिए 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और वर्ष 26 से 27 से वर्ष 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था और इसके पुरातात्विक महत्व की जो है और ध्यान आकर्षित करता है। इसके कुछ अन्य विद्वान जो है के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टील, ए. घोष, जे.पी. जोशी ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इससे संबंधित नहीं है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि बोगस कोई का महत्व इसीलिए है कि बोगस कोई का महत्व इसीलिए है कि यह जो है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जो है सही होगा कि बोगस कोई का महत्व इसीलिए है क्योंकि वहाँ जो है वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन जो है देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कि बोगस कोई जो है एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं और इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवताओं का जो है आह्वान करते थे। तो इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। तो सही आंसर इसका प्रश्न क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी पे लड़ा गया था। देखिए ये जो लड़ा गया था ये लड़ा गया था पुरुषनी नदी। क्या होगा? पुरुषनी नदी। डी आंसर होगा कि 10 राज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध के नाम से जानते हैं। 10 राज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी जो वर्तमान में रावी नदी को बोलते हैं के तट पर जो है लड़ा गया था, जिसमें भारतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ जो था उसको एक साथ पराजित किया था। तो इस संघ में आर्यों के तरफ से जो है प्रमुख जो थे वो थे अनु, दुहु, यदु, पुरु, तुर्वस तथा 5 लघु जनजातियों का समूह जो है सम्मिलित था और जिसके पुरोहित जो है विश्वामित्र थे। तो सही आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पुरुषनी नदी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9वां मंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 9वां मंडल में सभी 114 मंत्र जो है सोम को समर्पित किया गया है। सोम जो है आर्यों का एक पीने का एक पेय पदार्थ था जिसे मुजवंत या पर्वत से जो है प्राप्त किया जाता था। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख जो हमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 9वां मंडल। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो इस 14 नंबर प्रश्न का
सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है पूर्णतः सोम और इस पेय पर नामकृत देवता पर को समर्पित है। ठीक है, तो एक्सप्लेन हम पहले भी किए हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, 9वां मंडल के सभी जो है 114 मंत्र जो है सोम को समर्पित किया गया। और सोम जो है आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ था, और जिसको कहाँ से प्राप्त किया गया था, मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया गया था। ठीक है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। देखिए ये सब जो प्रश्न का भी डिस्कस हो रहा है, ये सब वैदिक काल के प्रश्नों वैदिक काल के प्रश्न पे आधारित ये सब प्रश्न है। यानी कि प्रथम चैप्टर जब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और सेकेंड चैप्टर जो है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, तो इस पे संबंधित ये सब प्रश्न जो है एग्जाम में बना है, अन्य एग्जाम में। तो इसका गायत्री मंत्र किस पुस्तक में देखने को मिलता है। गायत्री मंत्र जो है ये हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है, जिसके रचनाकार जो है विश्वामित्र को माना जाता है, और यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित किया गया है। गायत्री मंत्र जो है संविता या सवित देवता को समर्पित है, और इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3 मंडल में किया गया है। रचनाकार कौन है, विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये जो है ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैशेषिक कुछ अन्य ज्ञान है, जैसे कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, और कुछ दर्शन इंपोर्टेंट है जिसको देख लीजिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चार्वाक है, और इसके प्रवर्तक चार्वाक को माना जाता है। दर्शन क्या है, पूर्व मीमांसा, और प्रवर्तक जैमिनी। योग, उसके बाद सेकेंड दर्शन है योग, प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है, योग सूत्र। दर्शन जो है उत्तर मीमांसा है, और प्रवर्तक जो है बादरायण को माना जाता है। सांख्य जो है प्रवर्तक इसका कपिल है। दर्शन क्या है, वैशेषिक। यही क्वेश्चन एग्जाम में यही क्वेश्चन का डिस्कस किए हैं जो अभी। और प्रवर्तक जो है कनाद या उलुक को माना जाता है। उसके बाद न्याय दर्शन आता है, जिसका प्रवर्तक जो है गौतम को माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वैशेषिक। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए। ये क्वेश्चन जो है महावीर स्वामी के जन्म से संबंधित है, यानी कि बौद्ध और जैन धर्म पे आधारित प्रश्न है जो एग्जाम में बना है। यानी कि अभी तक 3 चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में बना। सिंधु सभ्यता हो गया, वैदिक काल हो गया, और तीसरा हो गया बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बना है उसका डिस्कस करते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, कुंडग्राम। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम। आगे देख लीजिए एक्सप्लेन। जन्म जो है 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व। कोई बुक जो है 540 भी लिखता है ईसा पूर्व, या कोई 599 ईसा पूर्व लिखता है। कुंडग्राम में वैशाली में पड़ता है, बिहार में। पिता का नाम सिद्धार्थ, बज्जी संघ के जाति कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन। पत्नी का नाम यशोदा कुंडीय गोत्र की कन्या थी। पुत्री जो है प्रियदर्शना। दामाद जो है जमाली। गृह त्याग कब हुआ है, 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई जो है नंदीवर्धन की आज्ञा से। शिशु जो है मखली पुत्र गोसाल को माना जाता है, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं। ज्ञान की प्राप्ति जो है, ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में केवल्य के नाम से जानते हैं। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात क्या हुआ, 42 वर्ष की आयु में चिम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान का प्राप्ति होता है। निर्वाण जो है, निर्वाण को मृत्यु बोला जाता है। तो 527 ईस्वी पूर्व या 468 ईसा पूर्व पावापुरी, जो वर्तमान में है राजगीर के समीप पड़ता है,
कि मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ इनका देहांत हुआ, निर्वाण प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? कुंडग्राम। देखिए यहाँ जो है जन्म और जन्म को लेकर बहुत सारा विवाद है। बहुत सारा पुस्तक जो है 599 ईसा पूर्व लिखता है, बहुत जो है 540 ईसा पूर्व लिखता है। अब प्रश्न के अनुसार, अब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके अनुसार पता चलेगा कि आंसर ऑप्शन में क्या क्या आंसर है, उसके अनुसार टिक लगाना होगा। क्वेश्चन में आगे आ जाइए। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पावापुरी। और इसका डिस्कस हमने पहले भी किया है और इस डिस्कस को आप एक बार पुनः देख लीजिए। क्वेश्चन में आगे आ जाइए। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो है किसको माना जाता है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जमाली को माना जाता है, जमाली को माना जाता है। भगवान महावीर का जन्म जो है क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। पत्नी का नाम यशोदा, उनके प्रियदर्शना नामक एक पुत्री, और ये सब डिस्कस हमने पहले भी किया है, इसको एक बार आप अध्ययन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? 14 पूर्व। देखिए 14 पूर्व यानी कि प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में शंभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। अंतिम नंद राजा के समय में शंभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। तो 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, 14 पूर्व। क्वेश्चन में आगे आ जाए। देखिए जैन संगति कहाँ कहाँ हुआ है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम जो है 322 ईसा पूर्व, कुछ स्रोत मानता है 300 ईसा वर्ष पूर्व। स्थान है पाटलिपुत्र में जो बिहार में पड़ता है। अध्यक्ष जो थे स्थूलबद्ध। परिणाम क्या क्या हुआ? बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन किया गया। 12 अंगों का संकलन किया गया। जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन जो है श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हो जाता। तो प्रथम सम्मेलन पूछा जाएगा कि प्रथम सम्मेलन कब हुआ? तो 322 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व। स्थान कहाँ? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलबद्ध। क्या क्या संग्रह किया गया है? तो बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन किया गया है। 12 अंगों का संकलन किया गया है। जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया, सब श्वेतांबर और दिगंबर। द्वितीय सम्मेलन जो है 513 ईसा पूर्व या 526 ईसा पूर्व, 513 या 526 ईस्वी में हुआ है। और इसका स्थान जो है वल्लभी जो कि गुजरात में पड़ता है। अध्यक्ष कौन थे? देवर्दी, क्षमा श्रमण। और कुल 11 अंगों का लिपिबद्ध जो है, कुल 11 अंगों का लिपिबद्ध जो है किया गया। ये सब इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए बौद्ध धर्म के भी सम्मेलन से क्वेश्चन बना है, तो हो सकता है जैन धर्म से क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन नंबर 1 आगे आ जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बन जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा सारनाथ।
बी आंसर होगा। 6 वर्षों की साधना के पश्चात क्या हुआ, 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाने लगे और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, जो कि वर्तमान में सारनाथ को बोलते हैं, आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिया और इस प्रथम उपदेश को ही हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और यह उपदेश जो है दुखों के कारणों, दुख का अंत और उसके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा गया है। सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बन जाएगा, तो इसका सही आंसर बन जाएगा कुशीनगर। क्या होगा, कुशीनगर। महापरिनिर्वाण क्या कहा, महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जो है हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ शुकर माधव भोज्य सामग्री खाई, सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। यहीं से 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो जाता है और इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिवारजक सुबोध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है कि अंतिम उपदेश किसको दिया था, तो परिवारजक सुबोध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि को 8 जगह जैसे कि मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और बेथा द्वीप भेजा गया। इन्हीं 8 क्षेत्रों में स्तूप जो है बनाए गए। तो सही आंसर प्रश्न का क्या हो रहा है, कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक जो है संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ थे। ये त्रिपिटक जो है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांट दिया गया था, जिसे हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। तो त्रिपिटक जो है विनय पिटक जो कि संघ संबंधी नियम या आचार की शिक्षाएं था। सूत पिटक जो है महात्मा गांधी के वचन को संकलित किया गया था और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक जो है सिद्धांत का जो है वर्णन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बन जाएगा, यानी कि बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बन जाएगा, जैन धर्म। त्रिपिटक, त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। देखिए जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन जो है आवश्यक उपाय जो है बताए गए हैं। क्या क्या है, सम्यक धारण, दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिपिटक की संज्ञा जो है दिया गया। क्या क्या है, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। तो आंसर इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, जैन धर्म। क्वेश्चन में आगे आ जाए कि 25 नंबर पर है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। फिर से सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। इसका जो सही आंसर बन जाएगा ये बनेगा आत्मदमन। आत्मदमन और समानता क्या क्या था बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, ये डिस्कस करते हैं कि बौद्ध जो है निर्वाण इसी जीवन में संभव मानते हैं, निर्वाण,
और जबकि जैन धर्म शरीर मुक्ति के पश्चात इसे संभव मानते हैं। एक असमानता ये हो गया। दूसरा असमानता क्या है कि बौद्ध मत जो है मुक्ति हेतु मध्यम मार्ग का उपदेश देता है, जबकि जैन धर्म कठोर साधना पर बल देता है। तीसरा असमानता क्या है, बुद्ध ने जाति प्रथा की कठोर निंदा की है, जबकि महावीर ने नहीं ऐसा किया। अगला असमानता क्या है कि महावीर ने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा व अपरिग्रह पर अधिक बल दे दिया है, और मुख्यतः जो है बौद्ध धर्म में पाली तथा जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। ये सब इम्पोर्टेंट असमानता रहा। बौद्ध धर्म में पाली और जैन धर्म में प्राकृत भाषा का उल्लेख किया गया। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बना है लैंग्वेज से। क्वेश्चन में आगे आ जाए। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का, अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो ये जो है अपने वंश का पंचम पीढ़ी माना जाता है। पंचम पीढ़ी माना जाता है। महाबोधि मंदिर स्थित जो है वर्तमान जो बोधि वृक्ष नहीं है वहाँ, उसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके स्थान पर दो और वृक्ष जो है रोपा गया और बाद में वो भी नष्ट हो गया। और वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख पा रहे हैं अभी क्या प्रेजेंट स्थिति अभी तो वो भी नहीं जानते हैं, तो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष माना जाता है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका सही आंसर क्या बन जाता, ऑप्शन नंबर सी, पंचम पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था? बराबर का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था? तो सही आंसर इसका जो बनेगा ये बन जाएगा आपका आजीविकों के लिए। आजीविकों के लिए ये क्वेश्चन जो है आपको मौर्य साम्राज्य से लिया गया है। मौर्य साम्राज्य से मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने वाली कला का पुनः विकास हुआ है। अशोक तथा उसके पौत्र जो है दशरथ के समय में बराबर या नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर नामक गुफा जो है सर्व प्रसिद्ध माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बराबर की गुफाओं का उल्लेख किसके आश्रय गृह के लिए किया गया था? आजीविकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए इसे मख ली गोशाल को बोला जाता है। मख ली गोशाल, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। मख ली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता को त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की जो है स्थापना करते हैं। और इनका मत जो है नियतिवादी कहा जाता है। इनका मत नियतिवादी कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार का प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होता है। सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मख ली गोशाल। क्वेश्चन में आगे आ जाए। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है उदयीन को माना जाता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, उदयीन। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयीन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। देखिए ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि मगध साम्राज्य की राजधानी जो है राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरण किसके द्वारा किया गया था? यह जो है नगर जो है शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की राजधानी भी रही है। इंपोर्टेंट है, कहाँ कहाँ का राजधानी रही है? शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का भी राजधानी रहा है। कहाँ? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन में आगे आ जाए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्वेश्चन में आगे कह रहा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा। लिच्छवियों के द्वारा जो है विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था।
वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी जो है बज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। क्वेश्चन में आगे आ जाए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है ये राजगिरी या गिरिब्रिज को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। मगध के विषय में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए कि मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। 16 जनपद महाजनपद है, उसमें से मगध जो है एक जनपद है और यह बुद्ध काल तथा प्रवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद था। इसकी स्थिति जो है अभी देखा जाए तो दक्षिण बिहार के क्षेत्र में था और इसके अंतर्गत आधुनिक पटना गया जिला भी इसमें शामिल था। इसकी राजधानी गिरिब्रज था। बाद में राजगिरी बनी जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो भगवान बुद्ध के पूर्व वृत्रथ और जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा हुए थे। क्वेश्चन में आगे आ जाए, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हर्यक वंश। क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। मगध का शासक अजातशत्रु, जिसका टाइम पीरियड कितना रहा है? 492 से लेके 460 ईसा पूर्व, अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या, यानी अपने पिता, इसके पिता का क्या नाम था? बिंबिसार, और हत्या का राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, और इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन के द्वारा कर दिया जाता है। तो कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने इसका कर दिया था। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाए, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेजी विद्वान ने अशोक के लेख ब्राह्मी लिपि का उदाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानपीय की पहचान सिंहल के राजा तीस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि जो है अशोक के लिए प्रयुक्त किया गया था। तो अंततः कह सकते हैं कि वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम से पढ़ लिया गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए 37, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया इसको हम इंडिका के नाम से जानते हैं। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बना था कि मेगास्थनीज किस शासक का राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने इंडिका में पाटलिपुत्र के विस्तार से वर्णन किया है। पाटलिपुत्र के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निराकर्ष सिक्रियस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे। इतना प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होगा, थोड़ा विदेशी है इसकी वजह से, जिसके विवरण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसकी पुस्तक जो है इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत रहा। मौर्य इतिहास को जानने का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स रहा है इंडिका। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट जो है कौन था? तो ये जो है
बृहद्रथ को अंतिम मौर्य सम्राट के नाम से जानते हैं। कि अंतिम मौर्य सम्राट जो है बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया जाता है एवं शुंग वंश की स्थापना जो है किया जाता है, जिसका चर्चा आगे के प्रश्नों में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए कि किन अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। किन अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां जो है वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा जूनागढ़। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़। तो गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन 130 से लेकर 150 ईस्वी तक इसका समय टाइम पीरियड रहा है का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की जो वंशावली है, विजय, शासन, व्यक्तित्व आदि पर जो है सुंदर से प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। तो सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़। क्वेश्चन में आगे कर रहा है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था। तो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा खारवेल। क्या हो जाएगा? खारवेल। यानी कि कलिंग या चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा, जिसको वर्तमान में हम लोग ओडिशा पढ़ते हैं, ओडिशा के रूप में जानते हैं, प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील के दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है और इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया है। हाथी गुफा अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? खारवेल। क्वेश्चन में आगे आ जाए, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो इसका संबंध जो है रहा है महामेघ वाहक वंश से। महामेघ वाहक वंश इसका संबंध रहा है। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघ वाहक नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघ वाहक वंश भी पड़ गया और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल को माना जाता है। खारवेल जो है, खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र शासन और साधन जो है, खारवेल के इतिहास का अध्ययन का मात्र एक साधन क्या है? हाथी गुफा अभिलेख। क्वेश्चन में आगे आ जाए, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? देखिए इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा समुद्रगुप्त। क्या बन जाएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो है समय काल रहा है 350 से लेकर 375 तक। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 350 से लेकर 350 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है। उसने आर्यावर्त तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजय के कारण इतिहास में उसे विसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता। देखिए यहाँ से इंपोर्टेंट बनाना कि इतिहासकार विसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाए, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो थे क्या? इसका क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका स्कंदगुप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। स्कंदगुप्त जो है 455 से लेके
467 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा है। कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त को माना जाता है। भीतरी अभिलेख के अनुसार प्रथम हून आक्रमण जो है इसी के समय हुआ था। प्रथम हून आक्रमण इसी के समय हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंद गुप्त ने हूनों को आक्रमण को विफल कर दिया था और जूनागढ़ अभिलेख में हूनों को मलेच्छ कहा गया। सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्वेश्चन में आगे आ जाए, किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था? अपहृत कहा जाता था। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपहृत भूमि के नाम से जाना जाता था। अन्य भी भूमि है, जैसे मौर्य प्रशासन में और भी भूमि जो है इसको किस किस नाम से जाना गया है, इसको देखते हैं। देखिए, भूमि का प्रमुख जो है प्रकार क्या क्या रहा है। क्षेत्र को हम खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु जो है वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा गया है। खील जो है जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खील के नाम से जानते थे। अपहृत को बिना जोती गई जंगली भूमि को अपहृत कहा जाता था। गोचर जो है पशुओं के चारा योग्य भूमि को गोचर के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, चीनी यात्री जो सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंग यून जो है भारत की यात्रा की थी। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी के बीच। कुछ अन्य चीनी यात्रियों का विवरण है जिसको देख लीजिए आप, कि चीनी यात्री जो है सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। कुछ विदेशी यात्रियों का विवरण जो है आप देख लीजिए कि इस काल में प्रमुख विदेशी यात्री फाहियान जो है यह चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, इससे भी क्वेश्चन बना है। इसने मध्य देश का वर्णन किया। मध्य देश यानी अभी मध्य प्रदेश को बोलते हैं। हुएनसांग जो है इसने कुमारगुप्त प्रथम, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया है। इसके विवरण से यह पता चलता है कि कुमारगुप्त ने ही नालंदा महाविहार का निर्माण करवाया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे आ जाइए, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर जो बनेगा ये बन जाएगा हुएनसांग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री हुएनसांग के भारत आगमन की है। उसकी जो है उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने, पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति होती उसने तांग शासकों की राजधानी जो है चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे हम CU की कहा जाता, जिसे CU की के नाम से जाना जाता। तो इसका सही आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में आगे आ जाए, कलहन की पुस्तक का क्या नाम था? कलहन की पुस्तक का क्या नाम था? तो कलहन की पुस्तक को हम लोग राजतरंगिणी के नाम से जानते हैं। राजतरंगिणी, कलहन जो है कलहन राजतरंगिणी का लेखक था। हर्ष का आश्रित कवि था। उसने राजतरंगिणी की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के समय में की थी। लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के समय में किया था। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित था? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका बिहार। क्या बन जाएगा? बिहार। उदंतपुर जिसे
उदनापुर भी कहा जाता। प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र हुआ करता था। यह बिहार राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना जो है पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा किया गया है। गोपाल के बारे में कुछ जान लीजिए कि 750 से लेकर 770 ईस्वी के बीच गोपाल का टाइम पीरियड रहा है। 8वीं शताब्दी के मध्य बंगाल में अशांति व अव्यवस्था फैली हुई थी। बताया जाता है कि बंगाल में फैली अशांति को दबाने के लिए कुछ प्रमुख लोगों ने गोपाल को राजा बनाया था। तो गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, फॉलोअर बोलते हैं। उसने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना किया था, जिसने उदंतपुरी में एक मठ का भी निर्माण करवाया था। तो टोटल जो है इस सेट में हमने 50 सेट प्रश्नों का, इंपोर्टेंट प्रश्नों का डिस्कस किया। न सिर्फ प्रश्नों का डिस्कस किया बल्कि उस प्रश्नों को डिटेल में एनालिसिस किया। इससे भी अधिक एनालिसिस आपको धीरे धीरे इन प्रश्नों को देखने को मिलेगा। और इस प्रश्नों का या ये जो वीडियो है इसका संग्रह आपको इस चैनल पर जो है, इस चैनल के प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसको बीपीएससी प्रीवियस ईयर एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। देखिए उस पर आपको उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बीपीएससी प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न का अलग अलग प्लेलिस्ट आप इस चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, जैसे एंशिएंट का अलग, मेडाइवल का, मॉडर्न हिस्ट्री का, उसके बाद आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद आपको करेंट अफेयर और उसके बाद मैथ। यानी कि हिस्ट्री, साइंस, उसके बाद करेंट अफेयर और उसके बाद मैथ। ये 4 सेगमेंट से आपको कम से कम एग्जाम में, खास के बीपीएससी के एग्जाम में 90 से लेके आपको 100 प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। जैसे हिस्ट्री से आपको अधिक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और सॉरी, एक बिहार स्पेशल हमने मिस कर दिया, बिहार स्पेशल। ये जो 5 सेगमेंट है, जैसे कि हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, साइंस में आपको हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर और 10 मैथ का प्रश्न हुआ, और बिहार स्पेशल। ये सिर्फ 4 सेगमेंट से आपको 90 से 100 प्रश्न देखने को मिलता है। वही ज्योग्राफी, और उसके बाद आपका बच गया पॉलिटी, उसके बाद बच गया इकोनॉमिक्स। ये तीनों सेगमेंट से आपको लगभग एग्जाम में 50 के आसपास प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है धीरे धीरे करके हम सभी का प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल कराते हैं, और आपको चैप्टर बाय चैप्टर अलग अलग डिस्कस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके टॉप 50 अलग सेट में। तब तक के लिए नमस्कार।